ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर विच इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक। ठीक है, सो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पुराने वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है। ठीक है, सो आपको अगर वो वाला वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल के उसमें जा सकते हैं वीडियोस में, आपको वहाँ पर पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो अभी जब तक आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि उसमें ना लिमिट्स नहीं होती। लाइक जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है आपका, नो लिमिट्स इन इट। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो यही है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपका इनडेफिनेट है, यानी कोई इसमें लिमिट एज सच नहीं है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जब भी आप इधर आंसर छोड़ते थे ना, लाइक जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपने आंसर निकाला और उसका आंसर आ रहा है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज समझो, साइन एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इंडेफिनेट है। कोई भी आप साइन x में जो साइन का थीटा है वो बना सकते हो। ठीक है, तो और c भी कांस्टेंट भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो इट हैज नो यूनिक वैल्यू, मतलब यूनिक वैल्यू तो नहीं, बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट्स होती है और आपकी एक यूनिक वैल्यू आती है। ठीक है, सो अभी आपने जितना भी प्रीवियस पढ़ा है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, इसके 3 मेथड पढ़े थे सॉल्व करने के। ठीक है, 3 मेथड आपने इसके पढ़े थे कि कैसे कैसे आप सॉल्व करते हो। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कुछ इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस भी पढ़े थे। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये कुछ चीजें इसमें पढ़ी थी। अब हम इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, लाइक इससे आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको। तो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स होती है सबसे पहली चीज, तो यही इसमें डिफरेंस है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स हैज लिमिट्स विद इन इट ठीक है, तो इसकी जो है लिमिट्स होती है और इस डेफिनेट इंटीग्रल की एक यूनिक वैल्यू भी होती है। सो द डेफिनेट इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी एक यूनिक हैज अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, इसकी एक यूनिक वैल्यू भी होती है। और अब आप इसको डिनोट कैसे करते हो, लाइक ये दिखता कैसे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे दिखता है, बस थोड़ा सा इसमें लिमिट कहाँ पर लगाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। सो एक जो डेफिनेट इंटीग्रल है आपका, एक मिनट रुको, ये रिकॉर्डिंग जस्ट वेट। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, मुझे लगा कहीं मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई थी या नहीं। हाँ ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ये कैसे दिखता है, इज डिनोटेड बाय, लाइक ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये आपका अंदर एफ एक्स चल रहा होता है और डी एक्स चल रहा होता है। इतना तो सेम है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही, बस जो लिमिट्स होती है वो यहाँ लग जाती है इंटीग्रेशन पे। ठीक है, बी और ए ये आपकी लिमिट है। ठीक है, सबसे नीचे जो है लोअर लिमिट है, सबसे ऊपर जो है वो उसकी अपर लिमिट है, इस वजह से आपका ये ऊपर नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो गया, जहां पर वेयर आपका जो a है वो लोअर लिमिट है इंटीग्रल का, वेयर a इज द लोअर लिमिट, मैं इसको हाईलाइट करके लिखती हूँ, इज द
लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, ये लोअर लिमिट है, एंड बी, एक मिनट एक काम करती हूँ, इसको भी वेयर ए एंड बी इज द अपर लिमिट, ठीक है, सो इज द upper limit of the integral, ठीक है। तो ये a और b हो गया, a इज द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। सो अब आपका ये तो मेन था डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का है। अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम सब चीज में सेम है, बस यहाँ पर जो अलग हो जाता है वो लिमिट्स का ही हो जाता है। जैसे कि नाम से इन दोनों में डिफरेंस है, डेफिनेट यानी एक डेफिनेट वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, और इनडेफिनेट में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है, आपकी वैल्यू इनडेफिनेट आ सकती है उसमें, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स होती है, द डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू एंड अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस, जहां पर a इज द लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट यहां पर आता है आपका, क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है। मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, थोड़ा इन जनरल ही कहूंगी मैं इसमें। जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है उसके अंदर सबसे पहले तो आपका एरिया फंक्शन है, और एक आपका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है उस कैलकुलस की, एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, तो तीन इसमें चीजें आती हैं जो इंपॉर्टेंट है जाननी। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज जो है, फर्स्ट थिंग इज एरिया फंक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है आपका एरिया फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे एरिया फंक्शन को मैं अगर डिफाइन करूं, एक अलग पेन लेती हूँ, ग्रीन कलर एक बार देख लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा कलर, ये लाइट लग रहा है ना थोड़ा, ये सही है, मैं कलर अच्छा सा चूज कर लूँ, ये वाला कलर, ये कलर ठीक है, ठीक है। तो एक कलर का ये वाला कलर एंड ब्लैक कलर, और एक रेड कलर, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल ज़्यादा ही मोटा है। ठीक है, एक रेड, एक ब्लू, एक ब्लैक। अब ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स होते हैं ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जब आप उसको पढ़ोगे देखोगे तो वो बेटर लगता है, ठीक है। सो इसको हम ब्लू से लिखते हैं। सो एरिया फंक्शन क्या होता है आपका, अब एरिया फंक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लाइक आपका जैसे कि मैंने आपको लिमिट्स दिखाई हुई है, लाइक लिमिट्स मैंने आपको बताई हुई है कि हमने जो यहाँ पर बी और ए होती है, बी और ए आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, और ये आपका यहाँ पर एफ एक्स चल रहा होता है, डी एक्स, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म होती है, ठीक है। तो मान लो इसको आप अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे, सो कैसे प्लॉट करोगे, लाइक मान लो जैसे अब कैसे प्लॉट करते हैं इसको, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर उसमें अलग एक मैथ्स हो जाएगी आपकी, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं इसमें इतना क्रॉस ही क्यों बना रही हूँ, मैं सिंपल से एक डायग्राम बना लेती हूँ इसमें, ठीक है। मान लो ये आपके दोनों एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल कोई दिया हुआ है, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, लेट सपोज कि ये कुछ इस, एक मिनट तो बहुत गंदा बन गया, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये कुछ इस फॉर्म में आता है, ठीक है। इसको आपने प्लॉट किया ग्राफ पे, तो ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ कि ये आया आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। तो जब इसकी जो वैल्यूज होगी ना वो सिर्फ यहाँ तक सीमित होगी, जो इसकी वैल्यूज है, हाइलाइटर से दिखाती हूँ, जो इसकी वैल्यूज होगी वो यहाँ से, ठीक है, ये जो वैल्यूज होगी ना इसकी यहाँ तक ही सीमित है, ठीक है। इस वजह से ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि देखो इसकी जो एक डेफिनेट वैल्यू है, इनडेफिनेट कुछ नहीं है, और आपकी एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये चीज मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ,
ये भी थोड़ा नीचे लाइन स्ट्रेट नहीं बनी है, बट आप इसको समझ जाना, ठीक है। ये अब इसकी वैल्यूज है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाली, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ए है इसकी लोअर लिमिट, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है बी, विच इज योर अपर लिमिट, ठीक है। एंड दिस इज एक्स एंड एक्स डैश और वाई और वाई डैश, ठीक है। तो ये आपका जो आया है ना, ये एरिया है, इसको इस एरिया फंक्शन को हम ए एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ये जो हमारा कुछ फंक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल का वो हमें गिवन था, हमने उसको जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में लिमिट्स होती हैं, यानी आपकी डेफिनेट वैल्यूज होती है। तो जैसे कि आपने इसको प्लॉट किया तो आपको ए और बी आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिख गई कि क्या है, और इसका जो एरिया है, फिर जो इस ये जो येलो येलो सा एरिया जो मैंने हाईलाइट करा है, ये इसका टोटल एरिया है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझते हो ग्राफ पर, ठीक है। और बाकी तो कुछ इसमें लिखा नहीं है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई इज इक्वल्स टू, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि जो एरिया है आपका, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। ये आपका एरिया है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का, एंड जो ऑर्डिनेट्स हैं, दी ऑर्डिनेट्स आपके आ जाते हैं x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b, यानी आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाती है, ठीक है। और बाकी और यहाँ का जो एरिया है, अब देखो एक और चीज कि जो एरिया है, द एरिया of this shaded region, एरिया होगा इस शेडेड रीजन का, वो डिपेंड करेगा किस पे, द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू पे ये एरिया आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम एरिया फंक्शन को लिखें, अगर हम इस एरिया फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है, ये जो आपका एरिया फंक्शन है ए ब्रैकेट एक्स, ये हो जाएगा आपका जो लिमिट्स है लाइक एक्स और ए विच इज योर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका एरिया फंक्शन हो जाएगा, ओके। सो ये चीज क्लियर है। सेकेंड चीज इसमें क्या आती है, ये हमने अभी तक पढ़ा फर्स्ट एरिया फंक्शन पढ़ा, आई होप ये सब चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ते हैं, एक जो नेक्स्ट इसमें दो थ्योरम है, जिसमें से दूसरी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाली भी है, मतलब फर्स्ट वाली भी है। ये अभी पहली थ्योरम ये है, पॉइंट हमारा 2 चल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट थ्योरम है। सो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का क्या है, ठीक है। तो हम इसमें जो आपका ये है, लेट कर लेते हैं पहले। तो इसमें जो थ्योरम है मेन, पहले थ्योरम एज इट इज मैं लिख रही हूँ उसको। सो लेट करिए हमने एफ जो है आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लेट एफ जो है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ठीक है। ये आपकी दोनों लिमिट्स है क्लोज्ड इंटरवल जहां पे ये दोनों इंक्लूडेड है, एंड लेट कर लेते हैं हम कि जो ए एक्स है बी द एरिया फंक्शन, ओके। ये आपका एरिया फंक्शन है इसका। तो हम क्या लिख सकते हैं देन, जो आपका एरिया फंक्शन है आपका ये ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका आप अगर डेरिवेटिव लो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके फंक्शन के बराबर एफ एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। ये क्लोज्ड इंटरवल में आपको पता है अगर ये ऐसा होता है तो आपकी जो वैल्यूज होती है वो इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये आपका
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस की। अब सेकंड भी है इसमें, ठीक है, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है आपकी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, सो जो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की, इसमें जो ये है यहाँ पर है कि लेट, सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर, लेट एफ जो आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कोई, defined on the closed interval इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ये आपका कोई क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, एंड जो एफ है आपका, ये देखो, ये नॉर्मल एफ है, एक ये स्मॉल एफ है ये, और ये आपका कैपिटल एफ है। ये आपका ब्लैक से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि ये अलग ही दिखे। ये आपका कैपिटल एफ है, जो आपका कैपिटल एफ है, बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये आपका स्मॉल एफ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, देन जो आपकी लिमिट्स होती हैं इसकी b और a एफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, ये क्या चल रहा था, एंटी डेरिवेटिव, यानी जो आपका एंटी डेरिवेटिव आपको पता है इंटीग्रेशन होता है, यानी एफ एक्स डी एक्स आपका जो फंक्शन चल रहा है आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, सो ये आपका इंटीग्रेशन करके आ गया एफ एक्स, और फिर ये जो लिमिट्स है आप इधर लगा दोगे b और a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ b माइनस एफ ए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इसका, लाइक आपका एक, मैं सीधी बात में बताऊं, ये तो आपकी थ्योरम है एज इट इज मैंने लिखी है, क्योंकि थ्योरम्स होती है वो तो मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन इसका मेन मतलब क्या है, लाइक आपका नॉर्मल जो एफ एक्स कोई फंक्शन चल रहा है, आपने इसे इंटीग्रेशन करा इसका, तो आप वही लिखा है मैंने एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। एंटी डेरिवेटिव आपको पता है इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सो आपका जो एफ एक्स करा हमने इंटीग्रेशन करा, तो नॉर्मल जैसे हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं वही हम यहाँ पे भी करते हैं, नॉर्मल हमने इसका इंटीग्रेशन करा, और फिर जो एंड में लिमिट्स होती है ना, देखो स्टार्टिंग से एंड तक आपको करना सब कुछ सेम है, लेकिन बाद में जब लिमिट्स आप इसकी लगाकर हटाओगे तो लिमिट्स यहाँ पर लग जाएगी b और a करके। ठीक है, ये आपने अभी अप्लाई नहीं करी है, लेकिन आपने इंटीग्रेशन इसका कर लिया है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के b और a इसकी जो लिमिट्स थी वो लगाओगे, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू उसमें पहले आप इस इंटीग्रेशन में x की वैल्यू को b पुट करोगे, देन माइनस f की वैल्यू इस वैल्यू में a पुट करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, एक मिनट रुको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका मतलब हुआ। ओके, सो ऐसे आप सॉल्व करते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये आपकी मेन चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, इसमें और जो है मैं एक बार देख लेती हूँ। देखिए, इसके क्वेश्चंस तो आपने काफ़ी सारे डिस्कस, क्वेश्चंस जो मैंने अभी लिए हुए हैं उसको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो और इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज़ भी हम एक बार इधर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम प्रॉपर्टीज़
सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एंड में हम जो इतना भी आज पढ़ा है ना वो सारा हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लाइक आपका अगर लिमिट चल रहा हो यहाँ पर b और a, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर आपका fx dx है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मतलब ठीक है, यहाँ पे आपकी लिमिट्स को हमने चेंज नहीं करा, डायरेक्ट ऐसे लिखा है b a और f t dt। ठीक है, आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं x को कुछ रिप्लेस करते हैं तो देखो fx और dx चल रहा था, यानी आपका डेरिवेटिव चल रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में ही था। ठीक है, अब आपका dt है यानी डेरिवेटिव ऑफ t के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन भी आपका t के उसमें ही है, तो कुछ चेंज नहीं करा है, बट जस्ट वेरिएबल को चेंज कर दिया हमने। fx dx था तो हमने उसको ft dt कर दिया। ये आपको पता है कि ये हम सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी यही थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज बी ए, आपका जो एफ एक्स डी एक्स है ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए और बी। ठीक है, इधर हमने चेंज क्या कर दिया, बस लिमिट्स को एक्सचेंज कर दिया एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अगर आप जैसे बी और ए आपकी लिमिट्स लगी है और आपने दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो आपका बाहर इंटीग्रेशन के माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ थी। और आप एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, इन पर्टिकुलर अगर हम और इसी प्रॉपर्टी को एक और वेरिएशन देखें इसका, तो अगर हमारी इसमें लाइक ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है ए, मतलब जो आपका लिमिट्स चल रही है ए और ए, यानी अपर लिमिट भी वही है लोअर लिमिट भी वही है, तो लिमिट मतलब जब एक ही है तो यानी आपकी एक ही वैल्यू है इसमें एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू को आप 0 लिखते हो। ठीक है, ये आप डायरेक्ट देख सकते हो कि अगर आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम है तो आपका ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वो 0 हो जाएगी। ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करा था x को t में, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि b और a चल रहा है आपका यहाँ पर, और आपका fx एंड dx चल रहा है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, c a एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी समझो, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ मैं यहाँ पे रेड से समझा देती हूँ। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी में आप देखो यहाँ पर एक लिमिट थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिट चल रही थी यहाँ पर 10 और 20, और आपका कोई फंक्शन यहाँ पर चल रहा था। इसमें हमने दो पार्ट में क्या कर दिया, हमने इसकी जो लिमिट थी ना उसको ब्रेक कर दिया। लाइक ए से बी तक जाना था हमारे को, हमारी जो लिमिट थी वो ए से बी तक थी, हमने एक ब्रेक कर दिया सी पॉइंट पे। यहाँ पर पहले इसको लिखा एंड देन इसको लिखा, तो ऑब्वियसली अगर हमने टुकड़ों में लिखा है तो बात तो हम ए और बी की ही कर रहे हैं। अगर आप ए सी लिख दिया, पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी, ए से, देन फिर सी पर होगा ऊपर अपर लिमिट में सी, एंड देन फिर नेक्स्ट वाली में सी अपर लोअर लिमिट में और ऊपर बी। ठीक है, तो यानी आप मैं इसको लिखूँ फॉर एग्जांपल 10 और 20 आपकी लिमिट चल रही थी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 और 15, ये आपका एफ एक्स डी एक्स। मान लो इस फंक्शन पे इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, एंड देन इस पे 15 से पूरा 20 यहाँ पर आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभार हमारे को ये वाली प्रॉपर्टी की भी जरूरत पड़ जाए। हो सकता है कि हमारी जो लाइक 10 से 15 पे कुछ अलग फंक्शन की वैल्यूज आएंगी, एंड देन 15 के बाद की वैल्यू कुछ अलग आएंगे, तो इसलिए हमको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप ब्रेक करोगे किसी भी लिमिट्स को तो आप ऐसे ब्रेक करोगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड फोर्थ है आपका, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपकी है इंटीग्रेशन में a और b एफ एक्स डी एक्स, ये तो आपका नॉर्मल चल रहा है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में a और b एफ a प्लस b माइनस एक्स
डी एक्स। ठीक है, तो आप इसको भी लाइक आपकी नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन चल रहा है अगर एफ एक्स डी एक्स में, तो आप उसमें कुछ एफ ए प्लस बी मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ वुगाड़ करना होता है, कभी कभार ट्रिक लगानी होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, आपका कुछ चेंज ना हो अंदर। ठीक है, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा नीचे करके, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए और 0, ये आपका चल रहा है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा ए और नीचे 0, और ये हो जाएगा आपका एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपकी एक और प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स लाइक आपकी जो लिमिट चल रही है 0 और ए, तो वही है लिमिट में, और एक्स की जगह हमने ए माइनस एक्स की फॉर्म लिया है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ना वैसे कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड कह लो या रिलेटेड कह लो। ठीक है, ओके, सो हम ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स या एफ ए माइनस एक्स, इसका भी कोई यूज आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इस फॉर्म का भी यूज आएगा, तभी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, सो 6th प्रॉपर्टी आपकी क्या है। अब काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आपको लगेगा कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टी, बट इसको प्रॉपर्टी लाइक ऐसा ना समझकर इसको जस्ट ये समझो कि अगर आपकी कोई क्वेश्चन की फॉर्म ये आ जाती है तो हम उसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हमको ब्रेक करना हो लिमिट्स को तो ब्रेक कैसे करते हैं लिमिट्स को। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक आपका अगर चल रहा है 0 और ऊपर चल रहा है 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका a 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 और a आपका एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी में क्या हो गया आपका, लाइक ऊपर अगर 0 चल रहा है और ऊपर अगर आप कुछ डबल देख लेते हो तो आपका वो a और a में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, लाइक आपका चल रहा है नीचे 0 और यहाँ पर चल रहा है 8, और ये आपका एफ एक्स डी एक्स कुछ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 0। तो देखो 2a, तो आप अगर आप इसको फॉर्म में करोगे 8 को, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 यानी 4 है आपका, तो ये 0 4 आपका जो चल रहा था एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 एंड 4, और ये चलेगा आपका एफ 2a माइनस एक्स यानी 2 4 ज़ा 8, यानी जो आपको ऊपर 2 चल रहा था वो 8 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ओके, सो ये क्लियर है। 7th जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है, जो 7th प्रॉपर्टी है आपकी वो भी इसी फॉर्म में 0 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a और 0 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इफ आपका जो एफ 2a माइनस एक्स जो है वो इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, एंड 0 इफ आपका एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स है। ठीक है, तो आपका जो अगर लिमिट चल रही है वही 0 2a वाली फंक्शन चल रहा है आपका, तो अगर वो 2 तो आपका बाहर आ जाएगा एंड a और 0 में लिमिट रह जाएगी एंड एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका, इफ अगर आपका जो एफ 2a माइनस एक्स आपका एफ एक्स है, या 0 हो जाएगा इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स है। ये अभी प्रॉपर्टी जब आपने या तो पढ़ी होगी, इस पर क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, और नहीं करी तो हम इसमें आगे क्वेश्चंस करेंगे अभी। ओके, सो 8th प्रॉपर्टी के आपके थोड़े 2 पार्ट्स हैं। 8th प्रॉपर्टी के 2 पार्ट्स कैसे, फर्स्ट पार्ट इज दिस, लाइक आपका अगर लिमिट चल रहा है a माइनस a और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन में a और 0 एफ एक्स एंड डी एक्स if f is an even function
इवन फंक्शन यानी मतलब दैट इज इफ एफ आपका जो माइनस एक्स है इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए माइनस ए आपका एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ जो आपका एफ है, एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। ओके, सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं एक बार बैटरी पे लगा लूँ इसे, जस्ट वेट। ओके, सो हम यहाँ पर थे, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी उसी को ही लिख रही थी मैं। इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन यानी आपका अगर ये होता है इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं। इफ एफ माइनस एक्स है ये, एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स। ठीक है, एफ ए माइनस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन होता है ना, जब आपका अगर एफ के अंदर माइनस एक्स चल रहा है और वो रिजल्ट हो जाए माइनस एफ एक्स में, तो आपका ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर आपका अंदर माइनस एक्स चल रहा था, यहाँ पे आपका माइनस एक्स चल रहा था बट वो एफ एक्स में आ गया, तो यानी दैट इज एन इवन फंक्शन। बट अगर आपका इफ एफ माइनस एक्स एफ माइनस के एफ एक्स में रिजल्ट करे तो आपका ऑड फंक्शन है। तो अगर आपका इवन फंक्शन है तो ये वाला रिजल्ट आएगा, और अगर आपका ऑड फंक्शन है तो आपका ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, 8th पॉइंट आपका इस पे बेस्ड था, 7th आपकी दोनों प्रॉपर्टी इन इस पे बेस्ड है। और ये ओके, सो ये आपका दोनों सेम ही था। ठीक है, इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। आप चाहो तो एक बार थोड़ा ऊपर देख सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो यह सब आपकी प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, सो आप लोगों के सिलेबस में मैं एक बार ये देख लूँ कि इनका प्रूफ है या नहीं। जस्ट वेट। ओके, सो आपका प्रूफ इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमने वैसे प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, मतलब आपको नहीं बोला जाता कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। मैथ्स में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आती, साइंस में फिर भी डेरिवेशन करने को आ जाती है, लेकिन मैथ्स में प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने को नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी की सारी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का, वो तो यहीं पे ही एंड करता है। हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे अभी तक जितना टाइम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं मैंने, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ।
ठीक है, आपको अगर दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, तो ये आपके कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। आपके 7 क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जूम और कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट रुको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और चाहो तो घर पे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा, अब तो रिवीजन की सीरीज चल रही है, ये डीप में नहीं पढ़ा रही थी मैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कुछ चेंज अलग नहीं है इसमें, सॉल्व वैसे ही करना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। बस एंड में जैसे आपको लिमिट्स को लगाना होता है, तो जो भी आपका इंटीग्रेशन करके आंसर आता है, फॉर एग्जांपल जो आपका आंसर आ गया, अब आप उनमें लिमिट्स लगाओगे ना, तो लाइक यहाँ पर फर्स्ट में 2 और 1 है, तो पहले आंसर में आपको x में 2 पुट कर देना है, फिर माइनस कर देना है, उस दूसरे वाले आंसर में 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका आंसर ऐसे आता है। ठीक है, बाकी सेम ही है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे ही। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे तब करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कितने हैं टोटल? 8 क्वेश्चंस हैं, तो 8 के 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, ले लिया। ओके, सो इसको क्लोज कर देते हैं अभी, तो इसका काम नहीं है। इसको हम सारे क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे, आप लोग सॉल्व करके आना। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एक बार रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये वैसे आपको क्लियर होगा, मैंने बहुत डीप में समझाया है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमने पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पढ़ा उसको रिवाइज किया था कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लाइक जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों डेफिनेट और इनडेफिनेट में, वो आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आपका लिमिट्स होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इनडेफिनेट में नहीं होती है। ठीक है, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, लाइक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हैज़ नो लिमिट्स इन इट, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। ठीक है, 3 मेथड हमने पढ़े थे यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सो बिल्कुल सेम टू सेम आप वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन को लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो काम है डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपका है तो उसका काम जो है लास्ट के कुछ 2-3 स्टेप्स में है, जब आप इसकी लिमिट्स को खोलते हो इंडेफिनेट मतलब आंसर के अंदर। बाकी आंसर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तक पूरा निकालना पड़ेगा, लिमिट्स का स्टार्टिंग में काम नहीं है। अगर हाँ प्रॉपर्टीज अगर आप उसमें लगा के थोड़ा ब्रेक करके करते हो तो थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन बाकी इसमें जो आप सॉल्व करोगे वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, हमने 3 मेथड पढ़े थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, और इंटीग्रल्स भी पढ़े कुछ स्पेशल फंक्शंस के। ठीक है, स्पेशल फंक्शन यानी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के हो गए, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे भी हमने फंक्शंस पढ़े थे। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा हमने, फिर डेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं उसमें लिमिट्स होती है, एंड द डेफिनेट इंटीग्रल हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑल्सो। ओके, सो जबकि आप लिमिट्स लगा के खोलोगे तो यूनिक वैल्यू आएगी। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, वेयर ए इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल एंड बी इज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। जो लिमिट के सबसे ऊपर लगी हुई है वो अपर लिमिट, जो सबसे नीचे लगी हुई है वो लोअर लिमिट। ठीक है, याद करने में भी आसानी है। फिर हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़ी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। ठीक है, जिसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो एरिया फंक्शन आता है और आपके 2 थ्योरम्स आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन चल रहा है बी, ए आपकी लिमिट्स है, एन एफ एक्स डी एक्स है। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, ग्राफ में आपको प्लॉट करना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे फंक्शन को यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मैंने बस समझाया कि लाइक आप एफ एक्स को अगर यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो ये जो लाइन आई है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इस फंक्शन की लाइन आई है, तो आप देख सकते हो नीचे जो शेडेड एरिया है ये पूरा इसके लिमिट्स का कवर्ड एरिया है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो लिमिटेड है, जो स्टार्ट हो रही है a से एंड हो रही है b पर। ठीक है, तो आपका a जो है आपका लोअर लिमिट आ जाता है एंड b इज योर अपर लिमिट ऑफ द इस फंक्शन की, ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये जो एरिया फंक्शन है आपका, सो एरिया आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, तो ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b, ये आपके इसका पूरा एरिया आ गया। तो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली आपका जो एरिया फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ गया है। ओके, सो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस की, वो क्या कहती है कि लेट कर लिया हमने लाइक f, तो आपको कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो आपका चला आ रहा है और आपके a और b है उसकी लिमिट्स है, जिसमें a और b इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपका जो एरिया फंक्शन है
वो आपका ए एक्स है, एंड तो ए डेरिवेटिव एक्स जो जाएगा वो नॉर्मल आपका फंक्शन हो जाएगा। ओके, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम जो ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की, वो क्या कहती है, जो आपका लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल, सेम चीज ए कॉमा बी पे, एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव, एंड इंटीग्रेशन कर लिया इसका। तो जो आपका एफ एक्स डी एक्स है, जब आप उसका इंटीग्रल करोगे तो लिमिट्स लगाओगे, सो एफ बी माइनस एफ ए करके आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो आप रोज करोगे वो चीज़ ये इसमें इंक्लूडेड है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंडेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी बी, लाइक ऊपर आपकी लिमिट्स लगी हुई है एन एफ एक्स जी एक्स है, तो आपने इसको टी में सब्स्टिट्यूट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट में चल रहा था एक्स का डेरिवेटिव ही, मतलब एक्स का ही आपका इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन भी आपका एक्स के टर्म्स में ही है, जिस हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया टी से, सो एफ टी एंड डी टी हो गया है। ओके, अभी भी आपका डेरिवेटिव टी का चल रहा है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एफ टी ही, एफ जो है आपका टी के फॉर्म में ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी आपकी बी ए एफ एक्स डी एक्स की इज इक्वल्स टू, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, तो बाहर आपका एक माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, और इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें दोनों लिमिट्स ही सेम है, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो जीरो हो जाएगा उस तरफ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी बी और ए एफ एक्स जी एक्स चल रहा है इज इक्वल्स टू, अगर आप इस लिमिट को ब्रेक करके लिखते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आप काफ़ी यूज़ करोगे, तो आपका एफ एक्स डी एक्स आपने इसको ब्रेक करा तो ए सी एंड देन सी और बी में इसको ब्रेक करके लिख दिया। इसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 20 और 10 और 20 चल रही है लिमिट, तो हमने ब्रेक करके 10 एंड 15 एंड देन फिर 15 और 20 पे ब्रेक किया। ऐसा हम कभी कभार करते हैं क्योंकि जब कभी कभार हमें लगे कि कुछ लिमिट पे इसका आंसर अलग आएगा एंड देन कुछ लिमिट के बाद इसका आंसर अलग आएगा, तब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एफ एक्स डी एक्स वाली इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, तो इसको फॉर्म है ये आपकी, ठीक है, इस फॉर्म को भी यूज़ करेंगे। और जो फिफ्थ फॉर्म है आपकी एफ ए माइनस एक्स वाली, इस फॉर्म को भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिक्स प्रॉपर्टी आपकी जो है अगर आपकी लिमिट चल रही है 0 और 2a, ठीक है, 2a आपको दिखाई नहीं देगा ऐसी डायरेक्ट, तो 2a आपकी फॉर्म अगर चल रही होगी तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 0 और a में एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 और a में फिर एफ 2a माइनस एक्स में। ठीक है, फिर इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था 8 लेकर, तो यही सेम एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, सेवन्थ में आपका 0 और 2a चल रहा हो तो आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हो इज इक्वल्स टू 2 ए कॉमा ए और 0 आपकी दोनों लिमिट्स एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स अगर आपका एफ एक्स आता है, और अगर 0 हो जाएगा इफ अगर आपका एफ 2a माइनस एक्स जो है आपका माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। एंड 8th वाली प्रॉपर्टी आपका इवन और ऑड पे, अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एफ को अगर हम माइनस एक्स में सब्स्टिट्यूट करने पर भी वो एफ एक्स आ जाए तो आपका इवन फंक्शन है। सो आपकी जो लिमिट है ए माइनस ए की, तो आप उसको चेंज करके 2 इस 0 और a जो लिमिट से एफ एक्स जी एक्स में कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फंक्शन f माइनस एक्स पुट करने पर माइनस का एफ एक्स आ जाता है, यानी आपका ऑड फंक्शन आता है, तो आपका माइनस ए और a एफ एक्स जी एक्स का आप डायरेक्ट ही 0 करके लिखोगे। ठीक है, सो ये हमने अभी तक पढ़ा। इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो थोड़े बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स मैं ले लेती हूँ उसमें। एक मिनट रुको। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। लाइक सिंपल ही एग्जाम्पल्स होंगे अभी फिलहाल मैं जो अभी बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मैं आपको एंड में दूंगी, कि आप एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपका, ये वाला देखते हैं एक बार पहले। ये चल रहा है इंटीग्रेशन और 3 और 2 इसकी लिमिट्स हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक ही वाला ले लेते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है हम देखो यहाँ पे इसको आई लेते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू आपका जो नॉर्मल 3 और 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स था। ठीक है, तो अब आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन करोगे। सो सिंस आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाता है, आप इसका इंटीग्रेशन करते तो इधर एक प्लस हो जाता है और नीचे भी सेम टू सेम आ जाता है। सो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3, ये आपका क्या आ गया एफ एक्स
एफ एक्स यानी आपका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव आ गया। सो यहाँ पे हम सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम यानी जो आपकी मेन यूज होगी, सो थस बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से हमको क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू जो आपका फंक्शन यानी आपका जो डेरिवेटिव है एफ एक्स जो है, यानी आप उसमें एफ पहले आपकी जो लिमिट है वो 3 और 2 है, तो यानी f3 माइनस f2। ठीक है, आपका f जो है आपका एंटी डेरिवेटिव यानी जो आपने आंसर निकाला है वो, यानी x³ यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, ये आपको वैसे स्टेप लिखना नहीं था, यहाँ पर आपका 3 और 2 चल रहा है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ ताकि आपको लगे कि सेम ही है। ठीक है, f3 माइनस f2 यानी आपका एंटी डेरिवेटिव चल रहा है, और आप x³ थ्री, ठीक है, इधर लिमिट लगाते हो 3 और 2 में, तब भी आपकी बात सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 लगाओगे तो 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, 27/3 और माइनस फिर आप 2 लगाओगे, सो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8/3, सो 27/3 माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू आपका 19/3। दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, सो ऐसे आप इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन पे है। ठीक है, सो पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रखा है। ठीक है, मैं इधर इतना डीप में स्टेप्स नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने काफ़ी बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरा अच्छे से समझाया था खोल खोल कर, तो यहाँ पर इतना डीप में नहीं समझेंगे। यहाँ पे मतलब मैं समझाऊंगी पूरा, बट आप सॉल्व उसको खुद डीप में करना। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका, एक मिनट रुको, ये वाला है, हाँ ठीक है। ओके, सो सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 2 और 1 x dx अपॉन में x+1 और x+2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। ओके, सो हम सबसे पहले तो इसको आईलेट कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो हम इसमें यूज करेंगे उसी को ही। ठीक है, आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करोगे यहाँ पर x अपॉन x+1 और x+2, तो देखो यहाँ पर a x+1 प्लस b x+, ठीक है, फिर यहाँ पे आप ये अब एलसीएम लेकर काटना तो आता ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट ही x इज इक्वल्स टू a x+2 प्लस b x+1। ठीक है, ये फॉर्म आई होप क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर x और x चल रहा है दोनों में, तो हम सबसे पहले एक को 0 कर लेते हैं। सो किसको 0 करोगे, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले x को -2 रख लेते हैं, तो इससे a 0 हो जाएगा। सेटिंग x इज इक्वल्स टू -2, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड ये -2 + 2 0, ये 0 हो गया, एंड ये हो जाएगा -2 + 1 इज -1। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का b इज इक्वल्स टू माइनस का 2, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो नेक्स्ट आपका है सेट करते हैं अगर हम सेटिंग, अब हम b को 0 कर लेते हैं। सो b को 0 करने के लिए आपको -1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं, सो a -1 + 2 यानी 2 - 1 इज 1, एंड ये तो आपका 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी a की -1। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास -1 और b की 2। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
आपका जो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 था वो क्या फॉर्म आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, सो ये आपकी ये फॉर्म आ गई। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेटिंग दिस, यानी इंटीग्रेशन लगाओगे आप माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो आपका एज इट इज रहेगा, एंड ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2। सो दिस इज योर व्हाट, एफ एक्स, आपका एंटी डेरिवेटिव। फिर आप बस लिमिट्स क्या थी आपकी एंड में लगा दो, लिमिट है आपकी 2 और 1, बस इस लिमिट का तो एंड में काम है। ठीक है, तो आपका देयरफॉर बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इससे हमको क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल्स टू एफ, 2 और 1 था ना, तो F2 माइनस F1। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा एक तो माइनस पहले तो 2 और देन 1, तो सबसे पहले x में आपको 2 पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग 2 प्लस 1 3, सो लॉग 3 प्लस 2 लॉग 2 पुट करोगे, सो 2 प्लस 2 4, 2 लॉग 4। ठीक है, एंड देन फिर आपको F1 पुट करना है, सो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का लॉग 2 प्लस ये हो जाएगा 2 लॉग 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 लॉग 3 प्लस लॉग 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस लॉग 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 लॉग 4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे और तो ये हो जाएगा एंड में आपका लॉग 32/27। ये कैसे होगा, लाइक माइनस का 3 आपका ऊपर चला जाएगा, चलो इसको भी मैं इतना स्टेप क्यों ही मिस करूँ, लिख ही देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 ऊपर लॉग 3 की पावर -3 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 4 का भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लॉग a प्लस लॉग b, आपका लॉग a इंटू बी हो जाता है, और ये तो आपका इन्वर्स में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 3 की पावर क्यूब में है तो ये नीचे ही चली जाएगी, सो ये हो जाएगा लॉग 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज 4 4 16 एंड नीचे 3 का क्यूब, सो यानी ये क्या हो जाएगा लॉग 16 2 32 एंड 27। ठीक है, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप क्लियर होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो हमारा बस इतने कुछ, अब देखो और एग्जांपल्स भी हैं, वैसे तो आप लोग अलग अलग बुक से देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी कल जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो अपने जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एट द एंड आप स्क्रीनशॉट ले लो अब। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो ले लो। ओके, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का है, इसका ले लो।
ओके डन। नेक्स्ट पे चले। आपका एरिया फंक्शन इसमें आ गया था, नहीं गया है तो चलो ले लो। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम मतलब ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपकी इंपॉर्टेंट है ना वो सेकंड वाली है, जो मतलब ज़्यादातर जिसको आप यूज़ करोगे हर क्वेश्चन में, जब आप लिमिट्स को खोल के हटाओगे तो आपका वही यूज़ होगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है और प्रॉपर्टीज भी कुछ आ रही है। सेकंड वाली ये आपकी इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज में कुछ एंड की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत आपको याद रखनी होगी, कुछ प्रॉपर्टीज तो आपकी नॉर्मल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है डन। थर्ड आपकी यहाँ से दिख रही होगी, थर्ड। सिक्स्थ का एग्जाम्पल क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ले लेंगे उसका। ठीक है डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके सो ये आपका सारी प्रॉपर्टीज इसमें शो हो रही है, इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। जो एंड में प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा और मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब इवन आ रहा है, कब ऑड फंक्शन है, किस फॉर्म में लेना है। तो यही इसमें थोड़ा चैलेंज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन तो खुद में ही इतना हार्ड चैप्टर होता है, बट करना तो पड़ेगा, आपके सिलेबस में है तो, है ना। तो ओके डन। नेक्स्ट पे चले। ये एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, ये फर्स्ट एग्जांपल आपका पूरा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस एग्जांपल को ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है 1 मिनट रुको, मैं कॉल आ रहा है उसको अटेंड कर लूँ, जस्ट वेट। ठीक है, तो कहाँ पर थे आप लोग? यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर नहीं थे। ओह गॉड, मैं तो यही भूल गई आपने लिया कहाँ तक था स्क्रीनशॉट। सेकंड पार्ट से ले रहे थे ना, तो सेकंड पार्ट से ले लो पहले। स्क्रीन ही पूरी चेंज हो गई वो जहाँ पे थे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले लिया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे कर देना वीडियो को। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चल, थोड़ा नीचे चलूँ। ये आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है डन आपका। देन ये वाला है लास्ट। ठीक है, तो इसको ले लो, इसको ख़त्म करते हैं। ओके डन। ओके सो देखो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।
कल हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको शो करे थे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए जो 11th क्लास की इंटीग्रेशन, 11th क्लास में तो नहीं है, 12th क्लास में आ जाता है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप उन बुक्स से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन भी क्वेश्चन निकाल सकते हो नेट से, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। कल हम जो मैंने क्वेश्चन दिखाए थे वो वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों में 8 क्वेश्चंस हैं, तो आपके 2 वीडियोस लगेंगे। पहले वीडियो में आपके जो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे, एंड फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो मैं अभी वीडियो एंड कर रही हूँ, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, सो